आपने आसिफ अली जरदारी को सुमैया मर्डर, डिकॉयट, मनी लॉन्ड्रर, किडनैपर, हर किस्म का आपने उनको एक तनख्वाह दे दिया और उसको आपने पाकिस्तान बना दिया। So overall देखा जाए there is a plenty of positive things going on in Pakistan cricket. But the end of the day ये जो सीरीज है ये बहुत मैटर करेगी आपके कॉन्फिडेंस, आपकी टीम बिल्डिंग अप के ऊपर और आपकी सिलेक्शन के ऊपर फॉर द वर्ल्ड कप ऑब्वियसली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि बढ़ती महंगाई, मुआशी बदहाली और सैलाब में डूबी हुई पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ तो मिले या ना मिले, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत ने अपने आप को भरपूर सियासी और कानूनी रिलीफ देने की तैयारी कर ली है। पार्लियामेंट में नैब कानूनी में की जाने वाली तरमीम के बाद अब नैब केसेस में मुलव्विस बड़े मुल्जिमान को तो बड़ा रिलीफ पहले ही मिल गया है और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी समेत अब दीगर सियासतदानों के खिलाफ जो आयद इल्जामात थे उन समेत 50 करप्शन रेफरेंसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं, मगर इसके बावजूद नैब का नए कानून के तहत 25 साल पुराने केसेस का जायजा लेने का भी फैसला किया गया है। आसिफ अली जरदारी समेत दीगर बड़े सियासतदानों के खिलाफ जो पुराने मुकदमात हैं उन पर अब नजरसानी की जाएगी। एक जानिब करप्शन के खिलाफ रोज़े अव्वल से आवाज उठाने वाली तहरीक इंसाफ को भरपूर इंतकामी सियासत का निशाना बनाकर मुख्तलिफ केसेस में उलझाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आम इंतखाबात से कबल बड़े करप्शन के बड़े नाम वाले बड़ी बड़ी फाइलें बंद करके सादिक और अमीन के नए सर्टिफिकेट जारी करने की तैयारियां की जा रही हैं। और माजी में इमरान खान की जानिब से क्या किए जाने वाला एक दावा कि ये लोग हुकूमत में सिर्फ अपने करप्शन केसेस का खात्मा करने के लिए आए हैं, दुरुस्त साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है करप्शन केसेस खत्म करके NRO 2 हासिल करना इस हुकूमत का अव्वलीन मकसद था, जिसमें वो कामयाब भी हो गए हैं और इत्तेहादी हुकूमत के बड़े बड़े नाम नैब के नए कवानीन से मुस्तफीद हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि इसके बावजूद इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे और मौजूदा तर्ज सियासत से क्या मुल्क में मुआशी अदम इस्तेकाम नहीं पैदा होगा, जो कि ऑलरेडी है भी, और करप्शन की पकड़ के दरवाजे बंद कर देने से क्या मुल्क को तरक्की की राह पर गाम मुमकिन हो सकेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि तोशाखाना रेफरेंस हो या फिर तौहीन अदालत के केसेस, जितने भी केसेस इमरान खान पर दायर किए गए हैं, में सारी की सारी कोशिश ये है कि इमरान खान को नाअहल करवाया जाए। और कल आपको पता है कि तोशाखाना रेफरेंस जिसका फैसला भी महफूज हुआ है, तारीख तो नहीं आई अभी कि फैसला कब सुनाया जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है इसके जो रिपरकशंस होंगे वो मुल्क की सियासत में क्या होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा सबसे पहले नैब के जो ये तरमीम के बाद जो नवाजने का सिलसिला है जो चल पड़ा है और 25-25 साल पुराने केसेस बंद करने की बात हो रही है, उस पर सबसे पहले मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, PJ मीर साहब, उनका हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। मीर साहब को आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, आपको आवाज आ रही है सर? क्या सवाल था आपका? अच्छा नहीं मीर साहब, तो मैंने सवाल किया ही नहीं है। सवाल ये है कि आप क्या देख रहे हैं कि ये जो नैब में तरमीम की गई और अब आपको पता है कि आज जो खबर आई कि जो 25-25 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा पुराने केसेस हैं, अब उनको भी इस दायरे इख्तियार से निकाल दिया जाएगा। यानी कि वो लोग जिन्होंने करप्शन की, अरबों का माल लूटा और कई कई इदारों में करप्शन की, अब उनको पकड़ा नहीं जा सकेगा, अब वो निकल गए नैब के दायरे इख्तियार से। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, नंबर 1, ये जो तरमीम हुई है या आपने अमेंडमेंट की है, ये बिल्कुल गलत अमेंडमेंट है, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये बड़े 25 साल पुराने केसेस हैं और इमीडिएटली गवर्नमेंट आती है और उसको आप कह लो कि उस पर अमेंडमेंट्स ले आती है और वही लोग आते हैं जिनके ऊपर जो इफेक्टीज हैं। तो इन द लार्जर इंटरेस्ट, इन द लार्जर पिक्चर, उसको लोग कहेंगे कि बिल्कुल सिर्फ एक अपने तरीके के लिए ही आए थे या अपने आप को रिलीफ देने के लिए आए थे। लेकिन टू बी फेयर, ये जो केसेस हैं जितने जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, इनको मैं समझता हूँ आप इनको निकाल के एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठा दें और वहां आप इनको ट्राई कर दें। लेकिन ये जो एक इंप्रेशन पड़ जाएगा दुनिया के आगे लोकली कि जी ये तो गवर्नमेंट आई थी सिर्फ इसलिए कि अपने, जैसा इमरान खान बात कर रहे हैं
कि ये तो जी अपने वो कानून चेंज करके ला के अपने आप को रिलीफ दे रहा था। तो इस स्पर्शन को मैं समझता हूँ खत्म करके एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना दें, जिसके अंदर आई थिंक इट विल बी फेयर ऑल अराउंड। लेकिन इसके अंदर नैब के ऊपर इन द लॉन्ग रन जरूर एक हर्फ उठेगा कि देखो जी वो तो गवर्नमेंट आई थी, वो तो अपने रिलीफ के लिए काम कर गई। और आपने सही कहा 25-25 साल पुराने केसेस हैं। अगर इतने पुराने केसेस हैं तो पहले तो मैं कहूंगा कि इनको डिसाइड क्यों नहीं किया गया। आपने 11 साल आपने आसिफ अली जरदारी को सुमैया मर्डर, डिकॉयट, मनी लॉन्ड्रर, किडनैपर, हर किस्म का आपने उनको एक तनख्वाह दे दिया और उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया। सो बेसिकली दैट मींस देयर वाज नथिंग इन द केस। सो यही चीज मैं बाकियों को भी कहूंगा, वेदर इट इज नवाज शरीफ, वेदर इट इज इमरान, वेदर इट इज एनीबॉडी एल्स, अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो इंटेंट है इसको हमने खत्म करना है, क्योंकि यहाँ हर चीज जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल तो मीर साहब आपको याद होगा कि जब ये ऑपोजिशन में थी हुकूमत तो कई बार उन्होंने एडमिट किया था इस चीज को कि हमसे गलती हो गई, हमें नैब के दायरे को बंद कर देना चाहिए था, इसने तो हमें नुकसान पहुंचाया है। ये इन्होंने एडमिट किया, ऑन रिकॉर्ड किया। तो क्या आपको लगता है कि भाई इससे बेहतर तो यही था कि इतनी तरमीम करके इसको बेख्तियार करने से बेहतर था कि इसको बंद ही कर देते, ये इदारा ही ना होता? ये इदारे देखिए जी, सारी दुनिया में ऐसे इदारे होते हैं कि जो कि आप चेक करते हैं और व्हाइट कॉलर क्राइम को। आजकल वो माफिया वाला या कोसा नोस्ट्रा वाले क्राइम्स नहीं है जिनका पता नहीं चलता। आज व्हाइट कॉलर क्राइम जो हो रहा है उसके लिए आप बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। एंड आई डोंट नो, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आई डोंट नो कि हमारा जो ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है इसके अंदर व्हाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्टीज हैं या नहीं है। अगर होते मैं समझता हूं कि ये केस लंबे ना चलते। 25-25, 30-30 साल पुराने केसेस अगर आप लिंगर ऑन करवा रहे हैं तो दैट मींस वी आर लिविंग इन स्टोन एज। हमने आगे अगर तो जिस तरह SFO है, सीरियस फ्रॉड ऑफिस इंग्लैंड के अंदर, जो कि इन केसेस को डील करता है और इमीडिएटली आपको एक रिजल्ट नजर आ जाता है। आई थिंक वो हमें लाइन इख्तियार करनी चाहिए। हमें नए लोग लेके आने चाहिए जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट हो, क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट हो। हमारे पास वो लोग नहीं है, वो लोग हैं ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो वो लोग नहीं है, फिर अगर हैं भी तो हम किस तरह से इन चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीर साहब आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये बात। मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ, फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, माहिर कानून है, ज़रा उनसे भी कानूनी राय इस पर मैं लेना चाहूँगी। फैसल साहब सबसे पहला ये मुझे बताइए कि अब पहले तो आपको पता है नैब में तरमीम की गई, कई तरमीम की गई जी। अब ये 50 करोड़ रुपए से जो कम की करप्शन है उसके केसेस अब नैब नहीं देख सकता। लेकिन आज जो खबर है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि 25-25 साल पुराने जो केसेस थे अब वो भी नैब के दायरे अख्तियार से निकल जाएंगे? यानी कि वो लोग जो करप्शन करके, लूट के, अरबों रुपए की करप्शन करके चले गए, अब उन पर नैब हाथ नहीं डाल सकेगा, बिल्कुल बेख्तियार कर दिया नैब को। जी अभी तो आज तो इनका जो रजीम चेंज का ऑब्जेक्ट है वो ही पूरा हो गया है। वो तो आए इसीलिए थे कि अपने केसेस जो है वो खत्म कराएं। हाँ। और जो लूट प्लंडर का एक पूरा इरा है, पूरी दास्तान है, वो उन्होंने खत्म की है। और उसके जो सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया और वहाँ पे जो है अपनी मर्जी की तरमीम करके अपनी जो बेनिफिट के लिए, ये इसी तरह से जैसे NRO पहले आया था, ये NRO है और ये बिल्कुल पाकिस्तान के आइन और कानून से मावरा लेजिस्लेशन की गई है और पाकिस्तान के आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ लेजिस्लेशन की गई है और मजाक बना के रख दिया गया है पाकिस्तान में। जो आए लूट मार करे, फिर पार्लियामेंट जो है वो खरीदे, फिर अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन खैर चला, ये मामला। तो अब होगा क्या? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जी एहतसाब का इदारा है, जो एहतसाब करे, एहतसाब हो, सबका एहतसाब हो, यहाँ तो किसी का एहतसाब ही नहीं होगा, बल्कि जो कुछ हो चुका ना उस पर हाथ डाला जा सकेगा और अगर कोई आगे भी करता है करप्शन और ना ही उस पर हाथ डाला जा सकेगा। इसके लिए अदालतों को एक्टिव होना पड़ेगा, अदालतों को आगे आना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स है कि एक साफ सुथरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के जरिए पाकिस्तान की रियासत का निज़ाम चले। उसके लिए, उसको इंश्योर कराने के लिए अदालतों को, सियासी जमातों को, मीडिया को, सोसाइटी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, वरना तो जंगल का कानून नाफिज हो चुका है पाकिस्तान में।
अच्छा, दूसरे आप जो केसेस हैं इमरान खान पर, वो भी सारे आपके सामने हैं, चाहे वो तोशा खाना हो कल जिस पर फैसला महफूज हुआ, तौहीन अदालत का हो, खैर दहशतगर्दी की दिफा तो निकालने का हुक्म दे दिया है, लेकिन ये तोशा खाना जो रेफरेंस है, इसमें क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है इमरान खान को? इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो नाअहल कर सके किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, इमरान खान समेत। लेकिन इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक फैसले अगर दे तो बात बनेगी, वरना तो उनके जितने भी आगे फैसले आए हैं वो हमने देखा है कि ऊपर जो सुपीरियर कोर्ट्स में से वो सारे ओवरटर्न हो गए, यानी वो कानून के मुताबिक नहीं थे। तो कानून जो है वो ऑन द फेस ऑफ इट इलेक्शन कमीशन के लिए कोई कंसिडरेशन रह नहीं गया है। अच्छा, दूसरा एक और चीज मुझे बता दीजिएगा कि अब चॉइस क्या है, क्योंकि अब जाहिर एक लेजिस्लेशन हो गई है, उस लेजिस्लेशन के तहत ये सारी आगे की प्रोसीडिंग है जो नैप की हम बात कर रहे हैं। तो अब आगे अगर ऑपोजिशन जाहिर अभी सिर्फ पीटीआई है तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, बाद में अगर हुकूमत जिसकी भी आती है तो फिर क्या ऑप्शंस क्या होंगे कानूनी तौर पर? वो तो सारा वो तो अंडू किया जा सकता है ना, कि वो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन के जरिए पार्लियामेंट में जो है वो अंडू किया जा सकता है। तो दैट कैन बी इजीली, वो तो अभी इलेक्शन हो उसके सिलसिले में गवर्नमेंट आए, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इस मामले में कानून साजी करे और ये जो कानून साजी हुई है इसको सेटिस्फाइड करे और रिजल्टेंटली केस दोबारा रिज्यूम हो जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब सारी गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा मीर साहब, जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके पास भी फिर 2/3 अक्सरियत होनी ही चाहिए, और अगर पीटीआई आती है, इलेक्शंस होते हैं तो उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो तो बात ही करते थे, उनके तो मंशूर का हिस्सा था कि जी एहतसाब हो और सबका हो और कड़ा एहतसाब हो, उन्होंने किया भी। लेकिन ये जो आजकल हो रहा है कि आप देखेंगे सारे जो केसेस हैं वो इमरान खान के खिलाफ हैं और इधर सबको रिलीफ मिलता जा रहा है। सुमैया, सारे केसेस जो हैं ये पॉलिटिशियंस के खिलाफ है। आप इमरान को ना सिंगल आउट करें, ये सारे केसेस पॉलिटिशियंस के खिलाफ है, और जिसका पल्ला भारी होगा वो अपना एडवांटेज लेगा। वो जो लॉज हैं उनके लकूना है, उनके अंदर वो अपने रिलीफ मांगेगा। हर बंदा करता है, जो फांसी पे भी होता है वो भी एक अपना एक पूरा दाव लगा देता है कि मेरी जान किस तरह बचे। लेकिन हमने एक चीज देखनी है, क्या ये हम पॉलिटिकल विंडिकेशन और विंडिक्टिवनेस, क्या हमने इस लाइन को कंटिन्यू रखना है? क्योंकि आप कहीं देख लें, आपके कई प्रोग्राम्स में भी आए हो, आपके प्रोग्राम्स देखता भी है, उसके अंदर कहीं हम लोगों की फलाह और बहबूद की बात करते हैं? नहीं, हम करते हैं उसको किस तरह पकड़ा, उसको क्यों पकड़ा और इधर से क्यों भाग गया, ये इसको क्यों नहीं पकड़ा। ये हमारा एक नेशनल कंसेंसस और नेशनल डिबेट हो गई है। इस डिबेट को हमने एक ही तरीके से खत्म करना है कि आपके जो कोर्ट्स हैं, दे हैव टू कम अप विद डिसीजंस। ये वो मिट्टी वाले डिसीजंस नहीं उन्होंने करने, क्योंकि इस तरह अगर आप करेंगे तो आप एक ऐसा प्रेसिडेंट छोड़ते हैं कि आगे जाके लोग इसका फायदा उठाते हैं। ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि हर पॉलिटिशियन के ऊपर कहीं ना कहीं कोई फैब्रिकेशन और फैब्रिकेटेड केसेस बने हैं। अब ये फैब्रिकेशन को कौन जस्टिफाई करेगा, कौन इसको डिनाई करेगा, ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि कोर्ट्स जो है, अनफॉर्चुनेटली आप देख लो कि पाकिस्तान के जो कोर्ट्स है अभी भी 30 साल पुराने केसेस हैं। और वो क्यों हैं? क्योंकि इनकी सारी डाइवर्जन जो है वो पॉलिटिकल केसेस पे लगी हुई है। जो इनके अपने रेगुलर केसेस है, अवाम के केसेस है, उसमें तो तारीख पे तारीख चल रही है। And justice delayed is justice denied. So basically we have to see कि what are we doing for the people of Pakistan? और ये unfortunately ये नहीं हो रहा है। प्लीज हमने कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगाना है, कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगानी है for the sake of the country। आज हमारा मुल्क एक रेस्क्यू के शेप में है और हर बंदे को पड़ी हुई है कि भाई अब आप आगे क्या करेंगे। आप इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? फ्लड्स, आप तो 1/4 सिंध पानी के नीचे बैठा हुआ है, तो मुझे बताएं इलेक्शन कैसे कराएंगे? अभी आपने देख लिया हैदराबाद में उनका जी के लोकल बॉडीज कैसे करवाओगे भाई? आपके लोग डिस्प्लेस हुए हैं, हाउ कैन यू हैव रियल इलेक्शंस? तो इसके अंदर भी एक डिबेट चल गई है। और प्रॉब्लम पता है क्या है? हर बंदे को शौक है सुमैया टू गेट इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, कि मेरे पास पावर आ जाए, बाकी ऐसी की तैसी। और जब पावर आती है, खुदा की कसम कोई कुछ नहीं करता, ये लगे होते हैं अपने वो उल्लू ठीक करने के लिए। इसको हमने सही सीधा करना है फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। तो साहब ऐसा होता नहीं है ना, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आवाम के लिए, कंट्री के लिए, मुल्क के लिए क्या करते हैं? कोई कुछ नहीं करता, सब अपनी जाती मफाद के लिए करते हैं सियासत।
तो ये कब तक चलता रहेगा? जब हम बात करते हैं ना कि जी करना होगा, मुल्क के लिए करना होगा, जी आवाम के लिए करना होगा, आज आप देख लें सर, आज क्या सूरत हाल है मुल्क की, कहाँ खड़ा है हमारा मुल्क महंगाई की सूरत हाल को लेके, कहाँ सैलाबी सूरत हाल ने हमारे मुल्क को पहुंचा दी है? कौन सा ऐसा रहनुमा है या कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको लग रहा है कि वो इस चीज के लिए सियासत कर रहे हैं? तो भैया, आप अगर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर आप उनके एसेट्स देखें ना, खुदा की कसम, एक उर्दू का लफ्ज है फुकरा, दैट मीन्स इसके पास कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं, ये हैंड टू माउथ होते हैं, और जब ये रिटायर भी होते हैं ना, इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि तुमने पैसा बनाया नहीं बनाया, उनकी अकाउंटेबिलिटी। और एक पेन, अगर आप उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक पेंसिल या वो कहते हैं ना नोट पैड, वो इस्तेमाल गलत कर दें, आपके ऊपर एक हर्फ आ जाता है, जो कि पार्लियामेंटेरियंस को देखा पकड़ा है। हमारा कौन सा गरीब पार्लियामेंटेरियन है, मुझे बता दो आप, कि किसी पार्टी का ले लो, कौन सा गरीब है? वो हमेशा उसने आके पार्लियामेंट में ही पैसे बनाए हैं किसी न किसी थ्रू के साथ। और वहीं, और ये जो होते हैं ना पार्लियामेंटेरियन, बड़ी अच्छी बात है, ये इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की, कि इनको लेके आओ और बाद में इनसे काम निकलवाओ। दिस इज व्हाट हैपेंस। और यही वजह है कि वी डोंट डेवलप। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में मैनेजरियल प्रॉब्लम है, और मैनेजरियल प्रॉब्लम में आप खुद एक एज एन इंडिविजुअल आप देख लो, किसी को आप काम कहते हो भाई ये कर दो, जब तक 3 दफा नहीं कहोगे वो आपका काम नहीं होगा। 3 दफा नहीं कहोगे काम नहीं होगा, अब तक आ जाते हो, यार देखो मैं तो कह रही हूँ ये काम क्यों नहीं होता? सिर्फ कहने से भी काम नहीं होता ना, यहाँ पर तो मामलात ही दूसरे हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो दीगर इशूज हैं फिर उनको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि प्रोग्राम के हिस्से में मैं बात करूंगी डेंगू की, और डेंगू कराची में एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। और जो दादोशुमार हैं, जो हुकूमत या दादोशुमार हैं, वो 27 अफराद अब तक डेंगू से जाँ भाग हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं, और ज़ाहिर ये डाटा भी शेयर किया गया हमारे साथ, जो सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं वो साउथ कराची की तरफ हुई हैं, और ज़ाहिर इनमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स लोगों के बहुत तेज़ी के साथ गिरते हैं। जब तक उनको पता चलता है कि उनको डेंगू है, तो उनके प्लेटलेट्स काफ़ी गिर चुके होते हैं। डेंगू पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इसमें पेशगी इक़दाम क्या हो सकते हैं, और डेंगू इतना ज़्यादा फैल क्यों रहा है, इस पर हम ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सईद खान साहब। उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर सईद साहब, और डॉक्टर हिरा हमारे साथ हैं। आप दोनों डॉक्टर हजरात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद साहब, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। हमने पहले भी बात की कि डेंगू एकदम से बहुत फैल रहा है कराची में, केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कौन सा ऐसा स्टेज होता है कि जब हमें अलार्म होना चाहिए कि जी हमें डेंगू हो सकता है, तेज़ बुखार हो, या क्या कौन से ऐसे अलामात ज़ाहिर हों मरीज़ में कि वो अपना टेस्ट करवाए फौरी? डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है डॉक्टर सईद को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। डॉक्टर सईद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, डॉक्टर हिरा साहबा से बात करते हैं। डॉक्टर साहबा, आपके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं, क्योंकि कराची में हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि डेंगू जिस तरह फैल रहा है, 27 अफराद जहाँ भाग हो गए हैं। क्या वजूहात हैं? हमने पेश के इक़दाम नहीं किए, क्योंकि ये तो मौसम है डेंगू आने का। चले ठीक है, हमारे डॉक्टर हजरात से हमारा रब्ता जब तक होता है, मैं आपको जब तक फिगर्स बता देती हूँ, क्योंकि जो फिगर्स हमारे साथ हुकूमत सिंध की जानिब से शेयर किए गए हैं, ख़ास तौर पे जो वजारत सेहत की जानिब से शेयर किए गए हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं और अलार्मिंग हैं। 27 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसमें मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं और बच्चे भी शामिल हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो साउथ कराची से 13, कराची सेंट्रल से 1, मलीर से 1, कराची वेस्ट से 1, कोरंगी से
और कराची ईस्ट से 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और कई ऐसे मरीज़ हैं जो कि अभी भी डेंगू से मुतासर हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। डेंगू से बचने के कई तरीक़े बताए जाते हैं, डेंगू से बचाव का भी बताया जाता है, लेकिन जो हुकूमत के पेशगी इक़दाम करने की ज़रूरत है, ज़ाहिर उस पर हम देख रहे हैं कि नहीं हो सका उस तरीके से अमल, या क्या वजूहात रही, निगलिजेंसी किससे हुई। एक तो हमारे ज़्यादातर इलाके सैलाब से मुतासर हैं और पानी खड़ा होने की वजह से भी मच्छरों की अफजाइश हो रही है और ये डेंगू के स्प्रे होना, बर वक्त डेंगू मच्छर की जो मच्छर मार स्प्रे होते हैं उनका इलाकों में होना, क्या वहाँ निगलिजेंसी हुई या कहाँ निगलिजेंसी हो रही है कि जिसकी वजह से डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और अगर हम बात करें तो महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट की बता रही है 17 सितंबर की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक सिंध भर में जो डेंगू वायरस के 5579 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और जो सबसे ज़्यादा अमवात वो कराची से, जिसका मैंने पहले आपको बताया। और पीर को जो रिपोर्ट आई थी और ये कहा गया था कराची सिंध की जानिब से, जिस पे वज़ीर कहा था कि अब तक हैदराबाद में भी काफ़ी अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं डेंगू से। तो डॉक्टर सईद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिस पर ये होना चाहिए कि जी फौरी डेंगू का टेस्ट कराएं, कहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इस वक्त क्योंकि डेंगू का पूरा वबा चल रही है शहर में, तो बुखार को भी सीरियस लेना चाहिए। जब भी आपको बुखार हो तो कोशिश करनी चाहिए कि आप मोहतात रहें, और अगर बुखार के साथ जोड़ों में शदीद दर्द हो रहा हो या वोमिटिंग फील हो रही हो तो कोशिश करनी चाहिए कि अपना डेंगू का टेस्ट कराया जाए या कम से कम CBC जो टेस्ट है वो करवाया जाए ताकि प्लेटलेट्स काउंट का पता चले और मुहतात रहा जाए। और कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन अगर डॉक्टर फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं है तो अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करें ताकि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन ना हो और अपने बारे में उनको अलामात से काफ़ी आगाही मुमकिन हो पाए टाइम पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये बता दें, लोग आजकल परेशान बहुत हैं प्लेटलेट्स को लेके। अपने प्लेटलेट्स काउंट क्या होना चाहिए, मेल भी बताएं, फीमेल भी बताएं, और प्लेटलेट्स काउंट कहाँ पहुँचे तो हमें तशवीश होनी चाहिए इस बात पर? जी बहुत अहम पॉइंट है। प्लेटलेट्स एक फैक्टर है जो जिसके बारे में लोग परेशान होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आपको प्रिवेंशन करनी चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। सही। और खुदा न खास्ता बीमारी हो जाए तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, अननेसेसरीली जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अक्सरियत जो पेशेंट है वो सही हो जाते हैं, बिल्कुल कोई इतनी ख़तरे की बात नहीं होती। लेकिन अगर प्लेटलेट्स से कम हो रहे हों और स्पेशली अगर 100 से कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आप 2 बार कम से कम टेस्ट करें और आपको ट्रेंड पता चल रहा हो कि ये डिक्लाइन पे है, तो डॉक्टर्स आजकल क्लोजली मॉनिटर कोशिश करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अननेसेसरी ना की जाए, गैर जरूरी तौर पे चढ़ाना, क्योंकि उसके अपने नुकसानात हैं। कभी कभी ब्लड प्रॉपर स्क्रीन नहीं होता, दूसरी बीमारियों का खदशा होता है, तो डॉक्टर्स क्लोजली मॉनिटर करते हैं। वो खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब आपको पता हो कि प्लेटलेट्स तेजी से डाउन हो रहे हों और 100 से कम होते जा रहे हो तो फिर डॉक्टर्स के पास लाजमी जाना चाहिए, हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। और यूजुअली डॉक्टर डिसाइड करता है कि 20 से कम पे, कुछ डॉक्टर्स उससे ज़्यादा मजीद वेट करते हैं, अगर जल्दी वो वापस बढ़ने के रेंज में आना शुरू हो जाते हैं। मैं जरा बता दूं कि 20 का मतलब 20 नहीं है, 20,000 आप ये कह रहे हैं, और 100 का मतलब 1 लाख। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं जरा सा क्लियरिटी कर दूं अपने नाज़रीन के लिए। बिल्कुल आम जबान में आवाम इसको ऐसे 100 से कम या 100,000 से कम उसको 100,000 से कम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पॉइंट टेकन है। डॉक्टर हिरा साहिबा, क्या वजह है, क्या हमें जो एक प्रिवेंशंस होती हैं जी डेंगू से बचने के लिए, क्या वो प्रिवेंशंस नहीं ली गई? हमने चीज़ों को सीरियस नहीं लिया कि सैलाब आया हुआ है मुल्क में तो ये डेंगू बहुत ज़्यादा फैल सकता है। कहाँ निगलिजेंसी हुई और क्या वजूहात हुई कि इसकी वजह से डेंगू इतना ज़्यादा फैल गया शहर में? देखिए, शेयर नेग्लिजेंस जो है ना, जो हमारे सेटअप में हमारे अंदर है, आई वुड से विद ग्रेट रेपुटेशन के लैक ऑफ नॉलेज है। हमारी जो पब्लिक है वो हाईली इनसेंसिटिव है टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट्स। आप कह लें जो भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जो भी आपको रेड अलर्ट्स जारी होते हैं, एक तो हम पढ़ने के आदी नहीं, और अगर हम थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट, थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन विच सो एवर मीडियम हम उनको बताने की कोशिश भी करते हैं तो वो उसको सीरियस नहीं लेते। और जब एकदम से आउटब्रेक की सिचुएशन हो जाती है
तो फिर लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं। यही ट्रेंड हमने कोविड में देखा कि जी कोविड है, घर से ना निकलें, गैर जरूरी ना निकलें। जब एकदम से आउटब्रेक हो गया तो लोग घबरा गए। डॉक्टर साहब अभी एहतियात क्या करें? देखिए मैंने तो वो बात की कि हुकूमती इक़दाम क्या होने चाहिए थे, वो हमें नजर नहीं आए, नेग्लिजेंसी यहाँ पर हुई। लेकिन मैं चाहूंगी कि देखें अब हुकूमती नेग्लिजेंसी हो गई, हमें मच्छर मारी स्प्रे करती हुई टीम्स नजर नहीं आई जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन अभी आवाम क्या एहतियात करें, क्या एहतियात करनी चाहिए हमें? नहीं देखें, आई वुड पुट यू करेक्ट हियर कि देयर इन द फील्ड इवन कि मैं अपने मतलब आई फिटनेस हो के मेरे अपने नॉट बिकॉज के आई एम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड के यहाँ पे स्प्रे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी, गली गली में, हॉस्पिटल्स के आगे, फार्मेसीज के आगे। कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन अबाउट द प्रिवेंशन, कि प्रिवेंशन वही है कि जी सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अपना फजर और मगरिब के वक्त जो अपनी खिड़की जी होता है मच्छर के आने का, आप पानी बिल्कुल स्टोर ना करें और अगर जरूरी है तो उसको ढांकें। मस्कीटो रिपेलेंट का बार बार यूज करें प्लीज। मस्कीटो रिपेलेंट तो आप घर की जैसे पहले हम सैनिटाइजर यूज करते थे, टेबल पर हर जगह रखा हुआ है, अब मस्कीटो रिपेलेंट हमारे पास होना है और फुल कवरिंग क्लोथ्स हमने पहनने ही पहनने। सही, तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर सईद साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर खुदा ना खास्ता आपको डेंगू हो जाता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको डेंगू नहीं है तो एहतियाती तौर पर अपने प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? खुराक के हवाले से या फिर चीज़ों के हवाले से प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? प्लेटलेट्स एक नेचुरल फिनोमिना है, वो बीमारी में कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इम्यून सिस्टम आपका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत है और आपकी रूटीन डाइट जो है वो इनरिच है विद जो वाइटामिन्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, उससे इनरिच है, तो कुदरती तौर पे ये बिल्कुल बहाल होगी और कोई परेशानी की बात नहीं है। लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, तो अगर आप रूटीन लाइफ अपना लाइफ नॉर्मल रखें और जो फ्रूट्स जूसेस वगैरह लेते रहें तो खुद ब खुद इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर हिरा साहिबा डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हमारे साथ। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और हमें बात करनी है पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ की, क्योंकि आज से इसका आगाज़ हो रहा है। 7 T20 मैचेस की ये सीरीज़ है और ज़ाहिर है आगे वर्ल्ड कप है, उसकी भी तैयारी होनी है। पाकिस्तान के लिए 17 साल बाद आई है इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान, और ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अपने आप को यहाँ पर साबित भी करना है। फिर होम सीरीज़ है, होम ग्राउंड है, इसका भी बड़ा बेनिफिट होता है साथ साथ। तो हम और 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे आज मैच का आगाज़ होगा और कुछ नए प्लेयर्स को भी शामिल किया गया है। लेकिन ज़ाहिर है हमारे पीछे एशिया कप हमने देखा, उसमें परफॉर्मेंस देखी एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की, तो कुछ खदशात भी हैं लेकिन अच्छी उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह हमारी टीम वो ये ट्रॉफी अपने ही घर में रखेगी। तो इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद साहब हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और मुश्ताक अहमद साहब हैं, ज़ाहिर साबिक क्रिकेटर हैं और साबिक कोच भी हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज़ जिसका आज आगाज़ हो रहा है, आज दोनों खिलाड़ी, दोनों टीमें आमने सामने होंगी, क्या देख रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस होगी, हमारे खिलाड़ियों की तैयारी कैसी लग रही है आपको? सबसे पहले तो मैं ये वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैंने 6 साल इनकी कोचिंग की है। आई नो ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर वेरी गुड क्रिकेटर्स आल्सो, सो वेलकम टू देम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान नेशन, एज यू नो, हम सबको पता है कि क्रिकेट लवर्स हैं, और बाकी जो हमारे प्लेयर्स की है, प्लेयर्स की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। बिल्ट अप कर रही है टीम में यंग लड़के आ रहे हैं। आई नो कुछ मैचेस हम ऐसा खेले हैं जो हमारी पोटेंशियल के मुताबिक हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके अपने स्किल्स को, मगर द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा कर रही है। हमें सिर्फ पेशेंस के साथ इन लड़कों को बैक करते रहना चाहिए, एंड आई एम श्योर यू नो दे विल प्ले वेरी गुड क्रिकेट अगेंस्ट इंग्लैंड इंशाल्लाह। वाकई बहुत बड़ा मौका है कि भाई ज़ाहिर ये सीरीज़ खेलने जा रही है, दोनों टीमें सीरीज़ खेल रही हैं, लेकिन आगे वर्ल्ड कप है। मुश्ताक साहब, जिस तरह आप खुद भी जानते हैं कि आगे वर्ल्ड कप के लिए ये सीरीज़ जो है ये कितनी मददगार साबित होगी खिलाड़ियों के लिए? देखिए, कभी भी जब बड़ा ICC का इवेंट आता है तो उसके मुताबिक अगर आप देखा जाए तो आप जब भी प्रिपरेशन करते हैं बड़ी टीम के खिलाफ, जो कि वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ही इसके इंग्लैंड टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है, तो उसके खिलाफ जब आप खेलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल और अच्छी होती है, लड़कों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी होगी,
टीम की परफॉर्मेंस भी होगी, तो इसके रिफ्लेक्ट पड़ेगा वर्ल्ड कप के ऊपर। क्योंकि जब आपको पूरी दुनिया की टीमें देख रही होती हैं और आप अच्छा खेलते हो एक अच्छी टीम के खिलाफ, तो ये एक तो अपना कॉन्फिडेंस टीम का बिल्डअप होता है। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इस टीम के अंदर जो लड़के परफॉर्मेंस करके जाएंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे अच्छा होगा। जैसे नवाज है, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की आई एशिया कप में, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो गया। शादाब अच्छा कमबैक किया है, और हमारे कितने लड़के हैं जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो बहुत तगड़ी है, हमारे स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं। हमारी बैटिंग में अब बाबर ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सके, मगर वो आपको पता है नंबर 1 प्लेयर है, रिजवान अच्छा कर रहे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए देयर इज अ प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव थिंग्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान क्रिकेट, बट द एंड ऑफ द डे ये जो सीरीज है ये बहुत मैटर करेगी आपके कॉन्फिडेंस, आपकी टीम बिल्डिंग अप के ऊपर और आपकी सिलेक्शन के ऊपर फॉर द वर्ल्ड कप ऑब्वियसली। राइट पॉइंट टेकन। अच्छा तनवीर, आप क्या समझते हैं, ये बार बार कहा जा रहा है कि जो इंग्लैंड की टीम आई है ये बी टीम आई है, तो पाकिस्तान आज जो ये सीरीज इसका आगाज हो रहा है वर्ल्ड कप के लिए जो है, आपको लगता है अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी टीम की इससे? देखिए मेरे ख्याल में ये सोचना नहीं चाहिए लोगों को कि ये बी टीम है। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो ठीक ठाक खेल चुके इंग्लैंड की टीम से और स्टिल खेल रहे हैं। उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स भी हैं, वो फिलिप सॉल्ट जिस तरह का प्लेयर है वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, वो इंग्लैंड से खेल चुका है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है। फिर उसके बाद विल जैक एक प्लेयर है, जॉर्डन कॉक एक प्लेयर है, ये नए प्लेयर हैं। लेकिन इनकी अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखें बहुत अच्छी है। ये जो कंट्रीज है, ये प्रॉपर जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स होते हैं, जो सीजनल परफॉर्मर होते हैं, उनको टीम के अंदर लेके आते हैं और वहाँ पे उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है बहुत स्ट्रांग होती है। ये कोई जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज या कोई इस किस्म की टीम नहीं है कि बी टीम आ गई, इनकी ठीक ठाक प्लेयर है। तो हम जो ये सोच रहे हैं या कोई भी ये सोच रहे हैं कि मुकाबला अच्छा नहीं होगा, मेरे ख्याल में ये उनकी भूल है। क्योंकि अगर आप स्पिनर्स देखें तो इनके पास स्पिनर्स भी इस कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। इनके फास्ट बॉलर्स भी काफी अरसे से इंग्लैंड से खेल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं और उनको बहुत अच्छे। चले आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये बीच ही में ये तासुर गलत है। चले आप दोनों मेरे साथ ही रहिएगा क्योंकि हमें जरा मैच जो कि आज 7:30 बजे शाम को शुरू होगा उसकी सूरत-ए-हाल जानते हैं, कितने शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। तो नेशनल स्टेडियम के बाहर आपको लिए चलते हैं, इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। इरशाद, आप मुझे क्या बताएंगे? वैसे तो शाम 7:30 बजे का टाइम है, लेकिन जाहिर है शायकीन क्रिकेट तो पहुंचना शुरू हो गए हैं। कैसा जोश और खरोश देख रहे हैं आप आज के मैच को लेकर? बिल्कुल सुमैया, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो हमारे लिए बड़ी न्यूज़ थी कि जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है 17 साल बाद पहुंची है और जहां पे स्टेडियम के बाहर जो है खचाखच जो है नौजवान शायकीन हमें ज़्यादा नजर आए हैं। पाकिस्तान के झंडे साथ साथ शर्ट्स भी पहन के आए और पाकिस्तान के जो है नारे भी लगा रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, आप बड़े अरसे के बाद जो इंग्लैंड की टीम आई है, बड़ा मैच होने जा रहा है। पहले तो हम वेलकम कहते हैं इंग्लैंड टीम को जो 17 साल के बाद पाकिस्तान का टूर किया है। तो हम दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान में आए क्रिकेट खेलें। और पाकिस्तान में आज क्रिकेट खेलोगे तो आज तमाशाई पाकिस्तान से ज़्यादा इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे, इनको भी सपोर्ट करें। आप क्या कहोगे? हम यही कहना चाहेंगे इंग्लैंड को वेलकम, इंशाल्लाह जो जीतेगा, जो मेहनत करेगा उसकी ट्रॉफी होगी। बाकी बेफिक्र हो के सब पाकिस्तान के झंडे भी लाए। आप क्या कहोगे? एक और नौजवान ये पाकिस्तान की शर्ट भी पहन के आया है, क्या? इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान के साथ है, दुआ करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जिंदाबाद। फेवरेट खिलाड़ी कौन सा आपका? मेरा क्या कहोगे आप? रिजवान भाई रिजवान आज पता नहीं खेलेगा। आप क्या कहोगे? बड़े अरसे के बाद इंग्लैंड आई है, खुश लग रहे हो, क्या कहोगे? बस यही कहेंगे, इंग्लैंड आई है, अच्छा लग रहा है हमारे को। हम आए स्टेडियम मैच देखने बाहर। चलें इरशाद, बहुत शुक्रिया। लोग तो बड़े पुरजोश हैं और होना भी चाहिए। ज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है, बड़ा अच्छा मैच इंशाल्लाह आज देखने को मिलेगा। अच्छा मुश्ताक साहब, आप क्या समझते हैं ये जो टीम है हमारी आज ज़ाहिर जो खेल भी रही है, आगे वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम को आप कहाँ पर देखते हैं? जबरदस्त देख रहा हूँ, मैंने तो देखा उनकी एशिया कप में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। आप देखें, श्रीलंका को क्रेडिट देना चाहिए कि श्रीलंका ने बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। उनके सारे यंग लड़के थे, उन्होंने जाके बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली, तो वो डिजर्व करते थे एशिया कप जीतने के लिए। हैविंग सेड दैट, आप इंडिया को देख लें, जब आप ब्रांड और क्रिकेट डर से खेलते हैं, ये डर और खौफ की गेम खत्म होनी चाहिए। 20 जो क्रिकेट है ना, इसको आप ज्यादा सेंसिबल तरीके से नहीं खेलना चाहिए, इसको ज्यादा डरी से खेलना चाहिए। 50 ओवर टेस्ट क्रिकेट में आपको टैक्टिकल मूव्स की जरूरत होती है। आपने देखना होता है कौन सी सिचुएशन में कैसे खेलना है।
इन कंडीशन में 2020 में ऑलमोस्ट 75% यू हैव टू हैव अ ग्रेट इंटेंट। आपका इंटेंट बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, उसमें आपका इंटेंट पॉजिटिव हो, जितना एग्रेसिव होगा उतना ही आप ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करेगी इंशाल्लाह। ये 7 मैच के कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बहुत मैटर करता है। इस 7 मैचों में जो रिजल्ट आएंगे ना, वो इम्पैक्ट डालेंगे टीम, वो इम्पैक्ट डालेगा। सही है, सही है। वर्ल्ड कप की ये जाहिर बात है आगे प्रैक्टिस भी हो रही है। अच्छा तनवीर, जाहिर है होम ग्राउंड का फायदा कितना होगा? आप समझते हैं कि इस सीरीज में होम ग्राउंड एक प्लस पॉइंट होगा? होम सीरीज है, यहाँ की कंडीशंस भी हमें पता है, हमारे खिलाड़ियों को पता है। देखिए सीरीज तो जीतना जरूरी है। बाकी अभी आपने ये बात बोली कि इस चीज को रहने दे, ये मैंने लेट की है आपकी अपनी सिलेक्शन से, क्योंकि डोमेस्टिक की प्लेयर से आपका लड़का सिलेक्ट होता है और हम रोते हैं कि हमारे पास प्लेयर आते नहीं है। तो मैं इसीलिए मैंने अनवर की बात की थी कि आपको एक अच्छा टॉप का ऑलराउंडर है, उससे बेस्ट कोई अच्छे ऑलराउंडर नहीं, तो उसको टीम के अंदर लेके आए। बाकी ये कि जो सीरीज है ये हमारे लिए जाहिर सी बात हमारी होम सीरीज है, हमने जीतना जरूरी है। जो एशिया कप में परफॉर्मेंसेज रही हमारी, स्पेशली बैटिंग की, बाबर की फॉर्म अच्छी नहीं थी, उनको रन करने हैं। बाकी जो ओपनर के अलावा जो भी प्लेयर है, रिजवान वाहिद ऐसा प्लेयर था एशिया कप में जिसने तकरीबन 300 रन उन्होंने किए, तो उनकी वजह से आपकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म की है। तो बाकी प्लेयरों के लिए हमारा बहुत जरूरी है कि उनकी फॉर्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तनवीर अहमद, मुश्ताक अहमद, आप दोनों क्रिकेटर्स का बहुत शुक्रिया है इनका, और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये आज का एनालिसिस दे रहे थे। देखना ही होगा कि जो आज से सीरीज का आगाज हो रहा है, ये 7 मैचेस की T20 सीरीज है, इसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आगे वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम जो है वो कितनी तैयार है। खैर बेस्ट विशेज हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।